वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर रेयर डिसीजेज़। रेयर डिसीज़ के लिए हमें जो है यहाँ बतानी है पॉलिसी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि इसके हमें पॉजिटिव्स भी बताने हैं और इसके नेगेटिव्स भी बताने हैं हमें। फिर है कि हाउ कैन इंडिया बैलेंस अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड इनोवेशन इन दिस डोमेन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसका कंटेंट जो है उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर रेयर डिसीजेज़ के बारे में। तो जो रेयर डिसीजेज़ है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे। हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, रेयर डिसीजेज़ की डेफिनेशन। तो रेयर डिसीज़ की डेफिनेशन होगी क्या? तो बेसिकली रेयर डिसीजेज कौन सी होती है? वो कंडीशंस होती है जो कि अफेक्ट करती है फ्यूअर देन 1 इन 2500 इंडिविजुअल्स। सो अगर हमारे पास में इतने बंदे अगर हम लें, उनमें से अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी कोई हेल्थ कंडीशन जो कि सिर्फ एक से भी कम लोगों को जो अफेक्ट कर रही है इन 2500 पीपल में से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेयर डिसीजेज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इंपैक्ट की, तो ये ओवरऑल जो है कम से कम 70 मिलियन पीपल इन इंडिया, इन सबको अफेक्ट करती है। कितनों को करती है? 70 मिलियन को करती है। फिर जो है इसमें हमें बताना होगा कि इंडिया ने कौन सी पॉलिसी जो यहाँ पर लॉन्च करी थी। तो इंडिया ने जो पॉलिसी लॉन्च करी थी उसका नाम था नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज़। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम बताएंगे कि इसके अंदर भी कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि रेगुलेटरी क्लैरिटी हमें यहाँ पर अच्छे से देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और रिसर्च की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा और देखेंगे हम आगे, बट मेन है कि इंट्रोडक्शन में या फिर इनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट में बता सकते हैं इसका इंपैक्ट जो है डेटा की फॉर्म में कि 70 मिलियन पीपल को ये अफेक्ट करती है इंडिया के अंदर में ओवरऑल। ठीक है, और फिर इंडिया ने कौन सी जो पॉलिसी लॉन्च करी थी, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज। फाइन, तो एक बार इसको फटाफट से 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। पहले हम रेयर डिसीज की डेफिनेशन दे सकते हैं, दैट इज इट इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट फ्यूअर देन 1 इन 2500 इंडिविजुअल्स। फाइन, इसके बाद दैट ओवरऑल इम्पैक्ट ओवर 70 मिलियन पीपल इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव्स क्या है इस पॉलिसी के। पॉजिटिव्स में हम बता सकते हैं कि पहला आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ वो कौन से आर्टिकल के अंदर में आएगा? आर्टिकल नंबर दैट इज योर 21, इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ये क्या करता है? स्ट्रेंथन कर देता है। किस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा? जो हमारा लीगल फाउंडेशन है, जो रेयर डिसीज है उसके लिए उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जो राइट टू हेल्थ है हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए तो एक ही पॉइंट आ जाएगा। इस एग्जांपल में हम जो है दे सकते हैं एग्जांपल दैट इज पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस था, जो कि 1996 के अंदर में देखने को मिला था। इसके अंदर में क्या किया था? जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एम्फसाइज किया था कि जो स्टेट है वो क्या करे? वो टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ। ये होगा हमारा पहला पॉइंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। इसके बाद में आएगा हमारा डेडिकेटेड नेशनल पॉलिसी। तो हमने देखा था कि जो है सरकार ने बनाई थी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज, कब बनाई थी? 2021 में बनाई थी। ये क्या करती है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है और ये क्लासिफाई करती है और मैनेज करती है रेयर डिसीजेज को इन इंडिया के अंदर में। ठीक है, अब जैसे कि ये जो पॉलिसी क्लासिफाई करती है रेयर डिसीजेज को 3 ग्रुप्स के अंदर में और इसके अलावा मैकेनिज्म बताती है फाइनेंशियल असिस्टेंस का कि किस तरीके से इनको जो है यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प करी जाएगी, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होगा पैसों का। फिर है कि ऑफर करती है ये जैसे कि 50 लाख रुपए तक ऑफर करती है, स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा डेडिकेटेड नेशनल पॉलिसी में। फिर हमारे पास आता है रजिस्ट्री फॉर पेशेंट्स। इसके अंदर में आएगा कि जो नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर एंड अदर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है, ये हेल्प करती है किस चीज़ में? कलेक्टिंग डेटा फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ को मैनेज करने के लिए। लास्ट पॉइंट है जुडिशियल इंटरवेंशंस। इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था कि एक कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो ओवरसी कर सके जो हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज़ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से जो है वो देख सके और हाईलाइट कर सके कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए इन रेयर केस डिसीजेज़ के अंदर में। सो ये तो थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, जो कि आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, डेडिकेटेड नेशनल पॉलिसी, रजिस्ट्री फॉर पेशेंट्स एंड जुडिशियल इंटरवेंशंस। अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस के अंदर में सबसे पहला आएगा इनएडिक्वेट फंडिंग सपोर्ट। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे ₹50 लाख पर पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये जो है सफिशिएंट नहीं है इतना अमाउंट। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी डिसीज़ेज़ होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं लाइफ लॉन्ग। जैसे कि इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्लो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर आएगा कि जो पॉलिसी मेजर्स है ना वो यूजुअली तभी आते हैं जब कोर्ट इंटरवेन करती है, उसके बाद में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी को, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा डिले जो है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में डिले को ये चीज़ जो है शो करती है। थर्ड पॉइंट आएगा लैक ऑफ इंसेंटिव। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है R&D के अंदर, जो कि ऑर्फन ड्रग्स होती है उसके अंदर वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इंडिया का पोटेंशियल है इनोवेशन, अफोर्डेबिलिटी, ट्रीटमेंट का, वो कम हो जाता है, उसके अंदर वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। लास्ट आएगा हमारा पुअर अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन। सो इसके अंदर आएगा कि जो मोस्टली रेयर डिसीज़ होती है पीपल जो है उसको डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं और वो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो प्रॉपरली टाइमली उनको यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा पाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लिमिटेशंस और पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं कि कैसे इंडिया जो है बैलेंस कर सकता है अफोर्डेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को और इनोवेशन को।
अब हम देखते हैं कि कैसे इंडिया बैलेंस कर सकता है अफोर्डेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को और इनोवेशन को। ठीक है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि एनफोर्स कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर सकती है लाइसेंसिंग प्रोविजंस को कंपल्सरी। ठीक है, किसके अंडर में, जो पेटेंट एक्ट होता है उसके अंडर में ये जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस को यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि क्या हो कि जो हमारी जेनरिक ड्रग्स होती है उसके प्रोडक्शन को ये अलाउ कर सके, ताकि जो है ये हमारे जो हाई कॉस्ट रेयर डिसीज़ होती है इनके लिए बेसिकली जेनरिक डिसीज़, जेनरिक जो ड्रग्स है इसका हम ये अलाउ कर सके बनाना। तो ये लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कर सकती है इसको। ठीक है, सेकंड आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या आएगा कि एंकरेज करना होगा हमें कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में, एकेडमिया हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सब के बीच में, ताकि ये सब क्या कर सके, एक अफोर्डेबल R&D यानी कि रिसर्च वगैरह ये कर सके। और इससे फिर क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी ऑर्फन ड्रग्स की वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी और अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हैगा कि टैक्स एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम कि इंट्रोड्यूस करें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जैसे कि टैक्स रिडक्शन हो गया, मार्केट एक्सक्लूसिविटी हो गया, या फिर फास्ट ट्रैक अप्रूवल हो गया। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो ऑर्फन ड्रग्स बनती है उनके फर्म्स के यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आएगा स्ट्रेंथन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर तो एक ही पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हम जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है उसके अंदर में, ट्रेन कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगा सकते हैं ताकि इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस पहुँचे। सो अगर ये आता है 10 मार्क्स के अंदर तो हर एक पॉइंट का 3-3 पॉइंट दे देंगे। 3 पार्ट, क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन करना था हमें, और सेकंड पार्ट में बताना था इंडिया कैसे बैलेंस कर सकता है। तो 2 पॉइंट तो इजी के आ जाएंगे। एक आएगा पॉजिटिव पॉइंट्स वाला बताना है, इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। फिर हमें नेगेटिव पॉइंट्स वाला बताना है, इसके अंदर भी हम 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। और बैलेंस कैसे कर सकते हैं इंडिया, इसके अंदर भी हम 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। सो ये 3 + 3 + 3 कितने हो गए, टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुछ पोर्शन हमारा इंट्रोडक्शन में जाएगा, कुछ कंक्लूजन में भी चला जाएगा। सो ओवरऑल 10 मार्क्स में ये हमारा इस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना है। नाउ आपको जो है इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन आएगा इस आंसर का वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है।